हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीटी नड्डा। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश के पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस का पास्ट इन डिफिनिट टेंस। पास्ट इन डिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग आज पढ़ेंगे इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहचान में देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो पहचान में पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान देखते हैं कि इस काल के वाक्यों में क्रियाओं का किया जाना भूतकाल में व्यक्त होता है। मतलब कि कोई भी काम हो चुका है भूतकाल में व्यक्त होता है। क्रियाओं का जो करना किया जाना होता है वो भूतकाल में व्यक्त होता है। शाब्दिक पहचान के रूप में अगर हम उसके वाक्य को पहचाने, मतलब शाब्दिक पहचान के रूप में वाक्यों का अंतिम शब्द मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया होती है। इसका क्या मतलब है? शाब्दिक पहचान के रूप में वाक्यों का अंतिम शब्द मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया होती है। जैसे मैंने खाना खा लिया, मात्रा लगी हुई, ली या मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया होती है। ठीक, खाना खा लिया, ठीक है। वो मैं वहाँ गया, गया, ठीक। वह चला गया, तुम नहीं आए, मात्रा लगी हुई, मात्रा लगी ना, आए, ठीक। जैसे आए, ठीक है। तो ये मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया है, ठीक है। और पहचान क्या होती है कि क्रियाओं के बाद, ठीक है, नॉर्मल पहचान क्या होती है, क्रियाओं के बाद ता था, ती थी या ते थे आदि शब्द पाए जाते हैं। ता था जैसे वो खाता था, वह जाती थी, ठीक है। हम पानी पीते थे, ठीक है। इस प्रकार के शब्द जो है वो पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जैसे वह सब कल बगीचे में पौधा लगाए, ठीक है। काम हो चुका, लगाए, लगा चुके हैं ये जान लेना कि चुके हैं अगर आ गया तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस नहीं होता है। चुके हैं मतलब परफेक्ट में ही अगर चुका, चुकी, चुके, लिए हैं ये आता है तो वो पास्ट परफेक्ट में होता है। इसमें मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया होती है, मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, जादूगर अपने मंत्रों को बार बार दोहराता था, ता था पीछे बताया। मैं इस पत्र को आज सुबह लिखा, मैं मतलब मैंने, ठीक है। मैंने इस पत्र को आज सुबह लिखा, मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया, ठीक है। ये तो पहचान हो गई। अब इस काल के वाक्यों की सहायक क्रिया क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सा यूज करेंगे। तो इस काल के वाक्यों में, ठीक है, जो साधारण वाक्यों को छोड़कर मैंने बताया था ना कि पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, जैसे पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये दो ऐसे जो है टेंस है जिनमें नॉर्मल जो नियम मैंने बताया वो लागू नहीं होता। जैसे कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म, ये इसमें लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग नियम है। दोनों जो है वो टेंस के वाक्यों के साधारण वाक्यों में, ठीक है, दोनों टेंस के वाक्यों के साधारण वाक्यों में। तो क्या कहा है, इस काल के साधारण वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी प्रकार के वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ केवल एक ही सहायक क्रिया डिड, DID, इसको डांस इंडिया डांस मत समझ लेना, DID, डिड एक जो है ये सहायक क्रिया है, ठीक है। डू डिड डन होता है तीनों फॉर्म इसका, तो डिड समझिएगा। तो डिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेन वर्ब कौन? इस काल के साधारण वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों में जब सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है तो मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्रयोग में। अगर सहायक क्रिया आपने डिड लगा दिया, कहीं भी डिड लगा, तो ये जान लीजिए कि मुख्य क्रिया की पहली अवस्था ही प्रयोग में होगी। पहली अवस्था जो है वो प्रयोग में हुई। अगर डिड लगाया आपने कहीं तो पहली अवस्था का प्रयोग करना है। अगर डिड नहीं लगा है तो मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लगेगी। उसको देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। जैसे इसमें क्या कहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने बताया ना, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर, तो भाई छोड़ कहा गया तो पहले इसका रूल देख रखे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा नियम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का लगेगा। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट ये यूज करेंगे। मतलब इस काल के साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले कर्ता मतलब सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, ठीक है, उसकी सेकंड फॉर्म मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आदि लिख देते हैं।
ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं, जो तीनों एग्जाम्पल था पहले वो देख लेते हैं। जैसे वह सब कल बगीचे में पौधा लगाए, वह सब कल बगीचे में पौधा लगाए। ठीक, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ना। तो सिंपल सेंटेंस को लिखने का क्या नियम था, पहले क्या बताया गया सिंपल सेंटेंस को लिखने का नियम, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वह सब माने दे, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लगाना, पौधा लगाना पूरे का मतलब ही होता है प्लांट। ठीक है, प्लांटिंग आपने सुना होगा। ठीक है, तो प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड, ठीक है, उसका मतलब ही पूरा होता है पौधा लगाना, दे प्लांटेड। ठीक है, फिर कहाँ लगाए, बगीचे में, इन द गार्डन, फिर सिंपल एडवर्बियल ऑफ टाइम है, यस्टरडे मतलब कल, दे प्लांटेड इन द गार्डन यस्टरडे, दे प्लांटेड इन द गार्डन यस्टरडे। ठीक है, अगला है जादूगर अपने मंत्रों को बार बार दोहराता था, जादूगर अपने मंत्रों को बार बार दोहराता। ये भी सिंपल सेंटेंस है, जाहिर सी बात इसमें भी सहायक क्रिया नहीं लगेगी और मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग होगा। लिखने का नियम क्या है, लिखने का नियम यही है, कर्ता मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था प्लस कर्म, कर्ता मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था प्लस कर्म। तो कर्ता इसमें क्या है, जादूगर मतलब मैजिशियन, द मैजिशियन। ठीक है, मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था दोहराना, रिपीटेड। ठीक है, तीनों फॉर्म जो है वो तीनों एक ही होती है, तो रिपीटेड लगेंगे। ठीक है, द मैजिशियन रिपीटेड अपने मंत्रों को, मतलब हिज हैम्स मतलब मंत्र होता है। ठीक है, और बार बार मतलब अगेन एंड अगेन। तो ये चीज़ समझ में आई होगी, द मैजिशियन रिपीटेड हिज हैम्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, मैंने इस पत्र को आज सुबह लिखा, अगला एग्जाम्पल है, मैंने इस पत्र को आज सुबह लिखा। मैंने या मैं दोनों का मतलब यहाँ एक ही होगा। ठीक है, आई रोट सेकेंड फॉर्म होगा ना, सिंपल सेंटेंस है तो करता आई, फिर लिखना रोट, रिटन सेकेंड फॉर्म रोट हो गया। आई रोट दिस लेटर, इस पत्र को मतलब दिस लेटर कब लिखा, इन द मॉर्निंग, सुबह में लिखा। कब लिखा, आज लिखा, टुडे, इन द मॉर्निंग टुडे। ठीक, आई रोट दिस लेटर इन द मॉर्निंग टुडे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है ये। तो इसमें आगे है, यह कभी इस वर्ष कोई नई कविता नहीं लिखा। देखो ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब सहायक क्रिया प्रयोग में लगाई जाएगी, सहायक क्रिया प्रयोग में जरूर लगेगी इसमें। तो मैंने कहा था कि अगर सहायक क्रिया लगी इसमें डिड, तो कर्ता मुख्य क्रिया की पहली अवस्था जरूर लगाएंगे। तो देखते हैं इसमें, यह कभी सब्जेक्ट लिख देंगे तुरंत। ठीक है, फिर सहायक क्रिया डिड लगा दिए, फिर नॉट है, नहीं है ना, तो नॉट लगा देंगे। दिस पोएट डिड नॉट अगर डिड लगा तो मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। लिखना मतलब क्या, अगर कविता मतलब राइट थोड़ी ना की जाएगी, कविता राइट नहीं होगी। ठीक, ये क्या की जाएगी, ये की जाएगी कंपोज। ठीक, कंपोज मतलब लिखना। ठीक है, तो दिस पोएट डिड नॉट कंपोज अ न्यू पोएम दिस ईयर, ठीक, आगे है, सभी पशु शाम को इस चारागाह में नहीं चरते थे। निगेटिव सेंटेंस है तो सेम यही नियम होगा, सभी पशु, इसमें एक वचन बहुवचन से कोई लेना देना नहीं है, आप सबके साथ एक ही सहायक क्रिया लगाओगे। तो ऑल द एनिमल्स माने सभी पशु, और जो है निगेटिव सेंटेंस तो डिड लग जाएगा, डिड नॉट। लिखने का नियम क्या होता है, लिखने का नियम तो यही होता है ना, पर लिखेंगे क्या, कर्ता प्लस सहायक क्रिया, ठीक, प्लस जो है मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्लस कर्म। ठीक है, ये लिख देते हैं। तो ऑल द एनिमल्स, ठीक है, डिड नॉट ग्रेज मतलब होता चरना, इन दिस मीडो मतलब से चरागा। ठीक है, इन दिस मीडो इन द इवनिंग मतलब शाम में। ठीक, उसके पिताजी झूठ कभी नहीं बोलते थे। उस नेवर वाला वाक्य देखो आ गया, नेवर वाला वाक्य बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जैसा लगेगा। नेवर वाला वाक्य जहाँ भी लग जाए, नेवर वाला या हु वाला, कौन वाला, तो इसमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें जो है जैसे हु वाला हो गया, हु वाले में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट रहता ही नहीं, क्योंकि कौन लगा होता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और नेबर वाला जैसे जो वाक्य होगा, कहीं कभी नहीं वाला जो होगा, वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जैसा ही ट्रांसलेशन करेंगे। किसी भी टेंस में अगर नेवर आ गया, कभी नहीं आ गया, तो उसको बिल्कुल सिंपल सेंटेंस करेंगे। जिस टेंस का होगा उसी टेंस के सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव करेंगे। ठीक है, तो क्या है, उसके पिताजी झूठ कभी नहीं बोलते थे। उसके पिताजी माने हिज फादर। ठीक है, ये क्योंकि इसमें कभी नहीं आया है, कभी नहीं कि मतलब सिंपल सेंटेंस वाला होगा, तो क्या होगा,
जो है मुख्य किसमें क्या करेंगे कि जो मुख्य क्रिया है उसको लिखने से पहले नेवर लगा देते हैं। बस इतना करना है, बाकी बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक, तो हिज फादर नेवर टोल्ड ए लाई। हिज फादर नेवर टोल्ड अ लाई। टोल्ड अ लाई मतलब होता है झूठ बोलना, नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक, तो ये मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। आप इस पर प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करिए। जो नहीं आता है उसको आप पूछिए, उसको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए जो नहीं आता, जो भी प्रॉब्लम है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप उसको लिखिए। उसको जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उसके लिए आपकी मदद करूँगा। ठीक है, थैंक यू। आगे जो है देखते रहिए। धन्यवाद।